कि जुबां पर राम जीवन में सतत सत काम होते हैं। जुबां पर राम जीवन में सतत सत काम होते हैं। उन्हीं के घर सही माने में चारों धाम होते हैं। हिंदी भाषा का क्षेत्र इतना व्यापक है कि हम और आप उसे क्या बचाएंगे। यह तो हिंदी भाषा ही ऐसी है, एक ऐसी माँ है जिसके आंचल में हम सब पलते बढ़ते हैं, तो हम उसे क्या बचाएंगे, वह हमें ही पालती पोसती रहती है। इस जमी से मिटाकर सभी नफरतें प्यार सबके दिलों में बसाते चलें। क्या पता साथ कब जिंदगी छोड़ दे, क्या पता साथ कब जिंदगी छोड़ दे। जब तलक साथ है मुस्कुराते चलें, जब तलक साथ है मुस्कुराते चलें। इस समय में भी क्या अभी भी समाज में कन्या भ्रूण हत्या होता है? अब जो है परिदृश्य बदला हुआ है। अब इतनी ये चीज़ें देखने सुनने में नहीं आती। अब लोगों का विचार बदल गया है और हमारा जो समाज है वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी जागरूक है इसके प्रति। कवित्रियाँ जो दूसरी महिलाओं के ऊपर हो रहे शोषण अत्याचार को लिखती हैं, क्या उन्हें मंचीय कवित्री बनने के लिए किसी भी प्रकार के शोषण का शिकार होना पड़ता है? दिल में क्या है बता दिया होता, मुझको मुझसे मिला दिया होता। कि किताबों से नजरें चुराने लगे हैं, मोबाइल में खुद को खपाने लगे हैं, कटे फिर रहे हैं पढ़ाई से बच्चे, बहाने हजारों बनाने लगे हैं। क्या माहौल होता है घर पे आपके जब आप पढ़ाती लिखाती हैं बच्चों को, जब आप कुछ समझाती हैं? क्या एक कवित्री के घर भी ऐसा माहौल है कि सब लोग अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं? बूढ़े बरगद बिगड़ी पीढ़ी के आगे मजबूर हुए, जैसे तैसे जी लेते हैं टांग अड़ाना छोड़ दिया, जैसे तैसे जी लेते हैं टांग अड़ाना छोड़ दिया। और माँ की ममता तड़प तड़प कर हर पल घुटती रहती है। माँ की ममता तड़प तड़प कर हर पल घुटती रहती है। बेटों के बिसराने पर माँ ने मुस्काना छोड़ दिया, बेटों के बिसराने पर माँ ने मुस्काना छोड़ दिया। राह भले मुश्किल हो लाख भलाई की, राह नहीं छोड़ेंगे हम अच्छाई की। नमस्कार प्रणाम, मैं हूं अजय पटेल वाग्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम संवाद कार्यक्रम। संवाद कार्यक्रम के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं हिंदी साहित्य की एक प्रतिभा संपन्न कवियत्री, जिनकी पुस्तक संवेदना से संवाद आते ही गोरखपुर के साहित्यिक गलियारों में हलचल मचा देती है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं बात कर रहा हूँ प्रतिभा गुप्ता जी की। प्रतिभा गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अजय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी जन मुद्दा टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे आपने इस मंच पर बुलाया। ये पुस्तक क्यों जरूरी हो जाता है किसी भी रचनाकार के लिए कि हम अपनी रचनाओं को पुस्तकों के रूप में ही क्यों लाएं? हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये रचनाएं सब तक पहुंचनी चाहिए, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पुस्तक आ जाती है तो उसको मतलब कवि को भी एक नया आयाम मिलता है और लोगों को रचनाओं से रूबरू होने का अवसर मिलता है। की एक पंक्ति उठा के मैंने शुरुआत किया कि राह भले मुश्किल हो लाख भलाई की, राह नहीं छोड़ेंगे हम अच्छाई की। भलाई की रास्ते में कैसी कठिनाइयां आती हैं, क्या लगता है एक कवि हृदय को? जब हम भलाई के रास्ते पर चलते हैं और सच के रास्ते पर चलते हैं तो हमारे सामने बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि झूठ बहुत आसान होता है तो लेकिन हमारा हृदय कहीं ना कहीं रोकता है कि नहीं,
हमें सच की राह पर चलना चाहिए और कठिनाई कितना भी कठिनाई आए उसे हमको झेलते रहना चाहिए, लेकिन सच का रास्ता अपनाना चाहिए और भलाई का रास्ता अपनाना चाहिए। ये चीज़ मेरे ज़हन में हमेशा रहता है। जब हम अपने इस कार्यक्रम में अपने दर्शकों से किसी भी रचनाकार को मिलाते हैं तो हमारी पहले कोशिश होती है कि वह रचनाकार अपने किसी कविता के माध्यम से, अपनी किसी रचना के माध्यम से हमारे दर्शकों का स्वागत करे, अभिवादन करे। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी आपके कंठ से किसी एक कविता को सुने और उसका आनंद लें, फिर हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जी, मैं स्वागत के माध्यम से 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि दिल में क्या है बता दिया होता, दिल में क्या है बता दिया होता, मुझको मुझसे मिला दिया होता, मुझको मुझसे मिला दिया होता, अक्स जिसमें उभर रहा था मेरा, अक्स जिसमें उभर रहा था मेरा, आईना वो दिखा दिया होता, आईना वो दिखा दिया होता। सही बात है। हम समाज में किसी को भी सीधी बात कहने के बजाय किसी थर्ड पर्सन से वो बात करते हैं तो इस तरह के विचारों की उत्पत्ति होती है। अगर हम प्रतिभा गुप्ता जी की कविताओं पर दृष्टि डालते हैं तो हमें जीवन के सारे आयाम स्वतः दिखने लगते हैं। जैसे मैंने आपकी इस पुस्तक में एक जगह लिखा हुआ पढ़ा कि कहीं भूखे नंगे कहीं पर निवाले, धसे पीठ तक पेट मुंह पे हैं ताले, रहम क्या किसी को भी आता है उन पर, रहम क्या किसी को भी आता है उन पर, पड़े हैं जिन्हें दाने दाने को लाले। इस पंक्तियों को जब मैं पढ़ता हूँ या आपकी पुस्तक को पढ़ने वाला हर एक पाठक एक बार सोचने को विवश हो जाता है, उसको अनायास ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी याद आने लगते हैं, उसको अनायास ही अदम गुंडवी साहब याद आने लगते हैं। आखिर आपकी इन रचनाओं में इन लोगों की झलक या इन लोगों की ही पीड़ा क्यों, कैसे, क्या सोचती हैं आप? मैं इन लोगों को पढ़ते आ रही हूँ, सुमित्रानंदन पंत जी को, कि वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। और जो परिदृश्य है मैं देखती आ रही हूँ कि समृद्ध वर्ग और समृद्ध होता जा रहा है और निम्न वर्ग और जो देश में चल रहा है कि जो भुखमरी है वो उससे जूझने वाले लोग उससे जूझ ही रहे हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। ये सारे दृश्य देखकर उनसे बहुत ही व्यथित होकर मेरी ये रचनाएं सामने आई हैं। जब किसी भी व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जब एक व्यक्ति समाज में एक सामाजिकता के रूप में सामने आता है लोगों के सामने, लेकिन उसके पहले उसकी शुरुआत एक बाल मन से होती है। जब प्रतिभा जी एक छात्रा प्रतिभा रही होंगी, एक बालिका प्रतिभा रही होंगी, तो कैसे हिंदी साहित्य की तरफ आकृष्ट हुई, पहली बार कब लगा कि मुझे कविता लिखना चाहिए, प्रतिभा से, सामान्य लड़की प्रतिभा से कवित्री प्रतिभा तक का सफ़र कैसे शुरू होता है, ज़रा उसके बारे में बताइए। मेरा साहित्य से शुरू से ही लगाव रहा है और मैं कविताओं से बहुत प्रेरित होती रही हूँ, प्रारंभ से ही, जब मैं 8 में 9 में पढ़ती थी तब से। और बीए में जब आई तो मैं छंद मुक्त रचनाएं लिखने लगी,
मतलब मेरे मन में जो भाव, जैसे कि मुझे याद आ रहा है अस्तित्व और रक्षाबंधन, 2 रचना मैं लिखी थी, लेकिन मुझे छंद की जानकारी नहीं थी। मैं पढ़ती रहती थी और कुछ गद्य भी लिखी थी कि जीवन का आदर्श, जीवन में अस्तित्व, ये सब चीज़ें जो हैं मैं लिखती रहती थी और वही आगे चल कर के मैं जब आगे रचनाएँ करने लगी तो छंद के प्रति आकर्षित हुई और छंद में रचनाएँ करने लगी। आपके जब हम परिचय में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है आप मुक्तक भी लिखती हैं, आप गीत लिखती हैं, आप गज़ल लिखती हैं। तो जब गज़ल की बात हो तो आपकी कोई एक पसंदीदा गज़ल? मैं पर्यावरण के माध्यम से कुछ विसंगतियों पर मैंने प्रकाश डाला है एक रचना में। मेन वो पर्यावरण ही है कि जो चिड़िया आज लुप्त होती दिखाई दे रही है। मैंने लिखा है कि नन्ही चिड़िया तुमने भी छज्जों पर आना छोड़ दिया, नन्ही चिड़िया तुमने भी छज्जों पर आना छोड़ दिया, दम घोटू दुनिया से शायद आस लगाना छोड़ दिया। इठलाती इतराती धरती पर स्वच्छंद विचरती थी, इठलाती इतराती धरती पर स्वच्छंद विचरती थी, चोंच मिलाकर चूं चूं कर तुमने बतियाना छोड़ दिया, चोंच मिलाकर चूं चूं कर तुमने बतियाना छोड़ दिया। और उसके साथ कुछ विसंगतियाँ भी और हैं जो कि सुंदरता की सूरत बदली है छोटे परिधानों ने, सुंदरता की सूरत बदली है छोटे परिधानों ने, अंधे फैशन ने अब के तहजीब निभाना छोड़ दिया, अंधे फैशन ने अब के तहजीब निभाना छोड़ दिया। और बूढ़े बरगद बिगड़ी पीढ़ी के आगे मजबूर हुए, क्या बात है! बूढ़े बरगद बिगड़ी पीढ़ी के आगे मजबूर हुए, जैसे तैसे जी लेते हैं टांग अड़ाना छोड़ दिया, जैसे तैसे जी लेते हैं टांग अड़ाना छोड़ दिया। और माँ की ममता तड़प तड़प कर हर पल घुटती रहती है, माँ की ममता तड़प तड़प कर हर पल घुटती रहती है, बेटों के बिसराने पर माँ ने मुस्काना छोड़ दिया, बेटों के बिसराने पर माँ ने मुस्काना छोड़ दिया। क्या बात है! आपने अपनी इस एक ही गज़ल में पूरे सामाजिक परिदृश्य को, आपने कहा मैं केवल पर्यावरण पर लेके आ रही हूँ, लेकिन आपने यहाँ पर एक परिवार की जो दृष्टिकोण है आज के समय में, हमारे वर्तमान समय में, कि संयुक्त परिवार धीरे-धीरे एकल होते चले जा रहे हैं। तो जब आप कहती हैं बूढ़े बरगद, अब लोगों ने टांग अड़ाना छोड़ दिया, यानी हमारे घर के बुजुर्गों को अब यह करना पड़ रहा है कि नहीं भाई, नई जनरेशन है, हमें सामंजस्य से बैठाना है, हर जगह टोका टिप्पणी नहीं करना है। तो काफ़ी कमाल! अब इन पंक्तियों का क्या ही जवाब कोई दे, बहुत ही बेहतरीन और उत्कृष्ट रचना है। प्रतिभा जी, आप एक महिला हैं और अधिकतर महिला रचनाकारों को देखा जाता है कि वह महिलाओं के ऊपर अपनी रचना ज़रूर करती हैं। जब आपकी भी सारी कविताओं को खंगाला जा रहा है तो उसमें देखा जा रहा है कि आपने भी बेटियों के ऊपर मुख्य रूप से कमाल की कविताएं आपने लिखा है। एक जगह आप लिखती हैं कि रखती घर में चिड़ियों सी फितरत बेटी, लेकर आती घर में बरकत बेटी। और फिर जब आपकी एक और कविता को देखा जाता है तो वहाँ आप लिखती हैं, प्यारी मैया जन्म से पहले मुझको मार न देना। तो पहले वाले पे हम आएंगे बाद में, लेकिन दूसरे वाली जो सबसे मुख्य विषय हो जाती है समाज को लेके, कि आपने कन्या भ्रूण हत्या को इसमें इंगित किया है। क्या आज भी, अब के समय में भी, सन 2024 में भी, जब हमारे देश में बेटियों को इतने सारे अवसर दिए जा रहे हैं, महिलाओं को नौकरी में भी आरक्षण दे दिया जा चुका है, इस समय में भी क्या अभी भी समाज में कन्या भ्रूण हत्या होता है? और मैं आपसे और बेसिकली जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, चूँकि आप गोरखपुर शहर से दूर एक
छोटे से कस्बे में, गाँव के एरिया, ग्रामीण इलाके में आप रहती हैं, तो कैसा माहौल आसपास है? या आप अपने रिश्तेदारों में, समाज में क्या देख पा रही हैं? क्या सोच में बदलाव आया है? जिस समय की मेरी ये रचना है, उस समय ये चीज़ें बहुत चल रही थी। उस समय कन्या भ्रूण हत्या पर बहुत से आंदोलन भी हो रहे थे। मतलब तरह-तरह से रचनाओं के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से वो चीज़ें चल रही थी, तो मेरी रचना ने भी जन्म लिया। और ये मेरी, जब मैं रचनाओं को लिखना शुरू की, प्रारंभिक रचना है कि प्यारी मैया जन्म से पहले मुझको मार न देना, चाहे मुझको लाड न देना, चाहे प्यार न देना। तो अब जो है परिदृश्य बदला हुआ है। अब इतनी ये चीज़ें देखने सुनने में नहीं आती। अ, अब लोगों का विचार बदल गया है और हमारा जो समाज है वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी जागरूक है इसके प्रति। सही कहा आपने कि अब धीरे-धीरे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार आ रहा है। अब मैं जो है आपकी कुछ रचनाओं को इंगित करूँगा, पढ़ूँगा और आप मुझे, हमारे दर्शकों को यह बताने का प्रयास करिएगा कि यह रचना कैसे जन्म ली, इस रचना के बनने, गढ़ने, रचने के पीछे का क्या परिदृश्य रहा, कौन सी ऐसी भावनाएं एक कवि मन में, कवि हृदय में उमड़ती हैं, तब जाके वह एक रचना का रूप लेती है। जैसे अगर हम सबसे पहले ही आपकी किसी रचना को इंगित करें, तो आपने अपनी पुस्तक का जो शुरुआत किया है, वो शुरुआत ही आपने किया है भगवान श्री कृष्ण को लेकर कि राधा के अधरों पर हर पल कृष्ण नाम ही आता है, मीरा के अवगाहन से विष भी अमृत हो जाता है, अर्पित है जीवन की नैया, कान्हा तेरे चरणों में, भरी सभा में आकर के नारी की लाज बचाता है। क्या भूमिका रही थी इसके बनने के पहले, इस रचना के लिखने गढ़ने के पहले? नारी चाहे वो घर में हो, बाहर हो, अगर वो दोनों चीज़ें संभाल रही है तो बहुत तनाव मुक्त नहीं हो पाती है। कभी-कभी मैं भी बहुत व्यथित होकर के हो जाती हूँ और इस रचना का जन्म उसे, जो कि कृष्ण के प्रति मेरा बहुत ही, मतलब उनके प्रति बहुत श्रद्धा, बहुत, मतलब कुछ भी कहना रहता है तो मन ही मन में उन्हीं से कहती हूँ। तो ये पंक्ति इस पुस्तक के जब मैं संग्रहित कर रही थी, तो उस समय ये मुक्तक मेरे मन में आया और मैंने इसे लिखा कि एक स्त्री के लिए वही कन्हैया आज भी तुम, जो स्त्री त्रस्त है उस पर तुम कृपा करो। बस इसी को लेकर मैंने इसको मुक्तक को उद्धृत किया। इसके बाद जब हम कुछ पेज पलटते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो एक रचना आपकी आती है, अपनापन अपनों में मेरे यार जरूरी है, संग रहने वालों में सच्चा प्यार जरूरी है, मैं मेरे में रिश्तों के बिरवे न कहीं सूखें, विनत भाव का त्याग भरा व्यवहार जरूरी है। कैसे? मेरा मानना है, या मैं चाहती हूँ, मैं अपने परिवेश में भी इसे रखती हूँ कि जो लोग, जिससे भी हम जुड़ें उससे बिल्कुल अपनत्व बना रहे, चाहे वो परिवार में हो या फिर जिससे भी हमारा लगाव है, उसको, उसके प्रति हमारा जो है हमें दूरी नहीं रखनी चाहिए। अपनापन अपनों में मेरे यार ज़रूरी है। मैंने इस पूरे गज़ल में यही चीज़ें, चाहे वो संस्कार के माध्यम से हो, चाहे जैसे भी हो, मैंने इसे उद्धृत किया है। जब 14 सितंबर आता है, पूरे भारत में, खास करके, विशेष करके उत्तर भारत में हिंदी भाषा को लेकर तरह तरह के आयोजन होने लगते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हिंदी भाषा का क्षेत्र इतना व्यापक है कि हम और आप उसे क्या बचाएंगे। यह तो हिंदी भाषा ही ऐसी है, एक ऐसी माँ है जिसके आंचल में हम सब पलते बढ़ते हैं, तो हम उसे क्या बचाएंगे, वह हमें ही पालती पोसती रहती है। फिर भी लोग अपने तरफ से हिंदी बचाओ अभियान की तरीके से कुछ चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन
रचनाओं में कम देखा जाता है। आपने हिंदी भाषा पर लिखा, हमारी धमनियों में रक्त सी गतिमान है हिंदी, हमारी मान मर्यादा यही सम्मान है हिंदी, मिली है लेखनी से आज तक पहचान जिनको भी, वही कबीरा वही तुलसी वही रसखान है हिंदी। मेरी इस गज़ल की 2 पंक्तियों में ही पूरा हिंदी का परिदृश्य समाहित है। आप एक बार देखिए उसे। हमारी मान मर्यादा यही सम्मान है हिंदी, हमारी धमनियों में रक्त सी गतिमान है हिंदी। उसके आगे क्या ही कहा जा सकता है। एक जगह प्रतिभा जी कहते हुए मिलती हैं, कौन कहता है कि आसान है जिंदगी, हर तरह से परेशान है जिंदगी। इतनी परेशानियां क्यों? यही ऊहापोह, यही दौड़ भाग, यही कठिनाइयाँ कभी कभी हमें रूबरू कराती हैं इसी से कि कौन कहता है आसान है जिंदगी, हर तरह से परेशान है जिंदगी। तो क्यों न जब आपकी इस रचना को एक पाठक पढ़े तो उसे एक किरण मिले, उसे एक सकारात्मकता का उजाला मिले, प्रकाश मिले। क्या ऐसी भी कोई पंक्तियां लिखती हैं प्रतिभा जी? मेरी पंक्तियां हैं कि चंद पल साथ अपने बिताते चलें, कीमती वक्त है कुछ बचाते चलें। जो मानव के लिए होना चाहिए मैं अपने पंक्तियों में उद्धृत की हूँ कि चंद पल साथ अपने बिताते चलें, कीमती वक्त है कुछ बचाते चलें। बस दवा से कभी घाव भरता नहीं, बस दवा से कभी घाव भरता नहीं, प्यार का उस पे मरहम लगाते चलें। रोज मिलना मुनासिब नहीं दोस्तों, रोज मिलना मुनासिब नहीं दोस्तों, फोन पर हाल दिल का बताते चलें। इस जमी से मिटाकर सभी नफरतें, इस जमी से मिटाकर सभी नफरतें, प्यार सबके दिलों में बसाते चलें। यूं गवारा नहीं हौसला टूटना। जी, इस पंक्ति पे गौर करिएगा कि यूं गवारा नहीं हौसला टूटना, हौसला हर कदम पर बढ़ाते चलें। इस जमी से मिटाकर सभी नफरतें, प्यार सबके दिलों में बसाते चलें। क्या पता साथ कब जिंदगी छोड़ दे, क्या पता साथ कब जिंदगी छोड़ दे, जब तलक साथ है मुस्कुराते चलें, जब तलक साथ है मुस्कुराते चलें। क्या अद्भुत बात आपने कहा कि परेशान तो है जिंदगी, परेशानियों का नाम है जिंदगी, लेकिन फिर हौसले को भी बढ़ाना है। और जब हौसला बढ़ जाता है तो फिर लिखती हैं प्रतिभा जी, चलते चलते राह चलना आ गया, गिरते गिरते ही संभलना आ गया, जगमगाता जग लुभाता था कभी, सादगी में आज ढलना आ गया। जी बिल्कुल, बस वही जो कठिनाइयाँ होती हैं उसकी वो धीरे धीरे जब हम चलते हैं तो आसान होती जाती हैं। हमको रास्ता भी मिलता है उस जिस मार्ग पर हम चलते हैं, और आसान भी होते जाते हैं। बस इसी को उद्धृत किया है मैंने इस गज़ल में। आज के वर्तमान समय में हम देखें तो मोबाइल आवश्यकता से कहीं ज़्यादा अब अति आवश्यक हो चुका है लोगों के जीवन में, और अब इसकी बहुत सारी विडंबनाएं भी सामने आ रही हैं। हालांकि हम लोग के जो साक्षात्कार को जो दर्शक देख रहे हैं वो भी मोबाइल के माध्यम से ही देख रहे हैं, फिर भी आप जब लिखती हैं तो केवल आप ही नहीं बल्कि वर्तमान में हिंदी के बहुत से साहित्यकार अब इस विषय पे लिख रहे हैं कि मोबाइल चलाना तो हमने सीख लिया है। जैसे आदरणीय गोरखपुर के ही बहुत ही मशहूर कवि हैं बावरा जी, दिनेश बावरा जी कहते हैं, मोबाइल तो चलाना हमने सीख लिया, अब हमें यह सीखना है कि कब हमें मोबाइल बंद करना चाहिए। तो उस पर हमने जब देखा तो प्रतिभा गुप्ता जी की भी दृष्टि कुछ वही देख रही है, कुछ वही कह रही है
हिंदी के पाठकों से कि किताबों से नजरें चुराने लगे हैं, मोबाइल में खुद को खपाने लगे हैं, कटे फिर रहे हैं पढ़ाई से बच्चे, बहाने हजारों बनाने लगे हैं। क्या माहौल होता है घर पे आपके जब आप पढ़ाती लिखाती हैं बच्चों को, जब आप कुछ समझाती हैं? क्या एक कवित्री के घर भी ऐसा माहौल है कि सब लोग अपने अपने जी। मोबाइल में व्यस्त है? जी, बिल्कुल। हाँ। बहुत बच्चों को बहुत कहना पड़ता है कि पढ़ने के लिए या फिर मोबाइल से ना पढ़िए, पुस्तक से पढ़िए। इसके लिए मेरा एक घनाक्षरी है, हाँ। मैं उसे उद्धृत करना चाहती हूँ कि बालक, युवा व वृद्ध सबको ले एक साथ मोबाइल जोड़ रहा हर एक आदमी। बालक, युवा व वृद्ध सबको ले एक साथ मोबाइल जोड़ रहा हर एक आदमी। किंतु इंस्टाग्राम, फेसबुक का प्रयोग कर खुद को ही तोड़ रहा हर एक आदमी। अजाने अनजाने में ही गलत दिशा की ओर, जाने अनजाने में ही गलत दिशा की ओर जीवन को मोड़ रहा हर एक आदमी। अपतन को उन्नति की चौखट समझ कर, पतन को उन्नति की चौखट समझ कर निज सिर फोड़ रहा हर एक आदमी। पतन को उन्नति की चौखट समझ कर निज सिर फोड़ रहा हर एक आदमी। मैंने स्पष्ट कर दिया। क्या बात है, आपने अपनी पूरी बात अपनी कविता के माध्यम से कह दिया और इस बातचीत को हमारे दर्शक भी सुन रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ को वे भी समझने का प्रयास करेंगे, अपने आसपास समझाने का प्रयास करेंगे। जब हम मानव जीवन पे पूरा दृष्टि डालते हैं तो हमें कहीं कहीं देखने को यह मिलता है कि कुछ ऐसे पहलू हैं मानव जीवन के जिस पे बड़ी कम बात किया गया, बड़ा कम लिखा गया, या कहा जाए तो उन्हें सहानुभूति मिली ही नहीं। जैसे माँ पे बात किया जाए तो पर्याप्त लिखा गया, हर लोग बात करते हैं, माँ की महिमा सभी लोग गाते हैं और होना भी चाहिए। बेटी पर भी लिखा पढ़ा जाता है, लेकिन कहीं न कहीं पिता दरकिनार हो जाते हैं। जो कि पूरे परिवार का भार उठाने वाला एक पिता अपने पूरे परिवार को खींचता है, लेके समाज में आगे बढ़ता है और कहीं न कहीं उस पर कम बात होती है हमारे समाज में। लेकिन प्रतिभा जी की लेखनी वहाँ भी पहुँचती है। वह प्रतिभा जी की लेखनी में पिता के श्रम की भी स्याही लगी हुई है। तो प्रतिभा जी लिखती हैं, बागबां हर बाग के होते पिता हैं, अपने सर पर गम सभी ढोते पिता हैं, मान और सम्मान की ही लालसा में स्वयं का सुख चैन भी खोते पिता हैं। कैसा माहौल था आपके मायके में पिताजी का जब आप पढ़ाई लिखाई कर रही थी? तो क्या कोई टोका टिप्पणी, आप बेटा ये न करो या ऐसे करो, या क्या माहौल था? थोड़ा बताइए, खुल के पूरी बातें बताइए कि बचपन कैसा बीता आपका? पिता का दिल आसमान सा ऊंचा होता है मेरे ख्याल से, और सारे गम सह के अपने बच्चों के लिए वो जो कुछ भी करना पड़ता है कर जाते हैं। यही सब चीज़ें मैं शुरू से जो देखती आ रही हूँ, उसी को मैंने रचना में अपने शेरों के माध्यम से उद्धृत किया है, जो आपके सामने है। घर पे क्या माहौल था जब आप पढ़ती लिखती थी? तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि बचपन आपका कैसे बीता, कितने भाई बहन, थोड़ा परिचय बताइए कैसे क्या रहा? घर का माहौल मेरे बहुत अच्छा था। मेरे बाबा जी थे, वो हमेशा रामचरितमानस के बारे में सदैव बताते थे, पढ़ते थे, हम लोग को पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। उस समय लैंप की व्यवस्था थी, तो तब भी हम लोगों को पढ़ने में हम सभी भाई बहन सभी मिल कर के 5-6 लोग थे, और ये लैंप के किनारे बैठ कर के जब लाइट नहीं रहती थी तो मतलब पढ़ते थे। और पढ़ने के लिए पूरे परिवार का जो है
समय पूरा मिलता था। ये नहीं है कहीं और व्यस्त कर दिया बच्चों को, तो पढ़ने के लिए पूरी और सब लोग सहयोग करते थे। अब तक के अगर आपके जीवन को देखा जाए तो प्रतिभा जी, आप अभी तक के अपने जीवन को कैसे देखती हैं? क्या खोया, क्या पाया, अभी क्या कर जाना है? थोड़ा इसके बारे में बताएं। बीए फाइनल में मेरी शादी हो गई। उसके बाद मैंने एमए किया ससुराल से ही, बाकी चीज़ें ससुराल से ही की। और जो लिखने में रुचि थी बीए में, इंटर में, वो मैंने फिर शादी के कुछ साल बाद मैं लिखना शुरू की और आज इस मुकाम पर हूँ। जब कोई भी बालिका, कोई भी बिटिया जब विवाह के बाद अपने ससुराल जाती है तो बड़ा ज़रूरी हो जाता है उसकी सोच से उसके जीवन साथी के सोच का मिलना। और रचनात्मक कार्यों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपको आपके लाइफ पार्टनर के तरफ से सहयोग मिलता रहे, तभी आप कुछ और अच्छा कर सकती हैं। कैसा सहयोग मिलता है? चूँकि आपका पुस्तक आ ही चुका है तो इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सहयोग किस तरीके से मिलता होगा। फिर भी घर पे ससुराल में क्या माहौल है कि लोग को अरे, या आस-पास लोग क्या समझते हैं जो और महिलाएँ हैं कि अरे प्रतिभा जी या प्रतिभा दीदी या प्रतिभा बहिनी तो किताब लिखती हैं, कवित्री हैं, क्या कुछ अलग से सम्मान मिलता है या क्या माहौल है? थोड़ा इसके बारे में बताइए। अब बहुत ही सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है। मेरे आसपास के लोग या फिर अब जो भी लोग मिलते हैं तो मैं खुद गौरवान्वित महसूस करती हूँ। और सब परिवार का सहयोग तो पूरा मिलता है। जब मैं लिखने लगी तो उसके बाद जब मैं मंच अटेंड करने लगी तो मेरे पति का भी पूरा सहयोग, जब मैं बता देती हूँ कि आज मुझे जाना है तो मेरे लिए हर व्यवस्था उपलब्ध हो जाती है। एक प्रश्न मेरा, मंच का आपने जिक्र किया, एक प्रश्न मेरा बहुत ही जरूरी प्रश्न है। हिंदी साहित्य में वर्तमान में एक वर्ग है जो लिखता पढ़ता रचता है, किताबें छपती हैं, पाठकों तक पहुंचती हैं। एक वर्ग है जो साहित्य को मंच के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहा है और जोड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसी वर्ग में कुछ चीज़ें बड़ी ओछी भी होती हैं मंचों पर। तो आपको व्यक्तिगत रूप से क्या अनुभव लगता है कि एक महिला के लिए अभी भी क्या जो मंच से जुड़ना सहज है, सरल है? किसी भी प्रतिष्ठित परिवार की एक महिला क्या आसानी से मंचों पर आ सकती है, या कवित्रियाँ जो दूसरी महिलाओं के ऊपर हो रहे शोषण अत्याचार को लिखती हैं, क्या उन्हें मंचीय कवित्री बनने के लिए किसी भी प्रकार के शोषण का शिकार होना पड़ता है? आपने बहुत सही प्रश्न किया। और मेरा खुद मानना है कि जो कवित्री मंच पे रहती हैं, कवि रहते हैं, अगर नोक झोंक होता है तो ये मुझे खुद नहीं पसंद है। जहाँ तक आप मेरे रचनाओं से रूबरू होंगे तो ये आपके समझ में आता होगा कि मैं भले ही जाती हूँ मंचों पर, लेकिन मेरा रचनाओं को पढ़ना सामाजिक दृष्टिकोण से समाज को अपने रचनाओं से रूबरू कराना, यह मेरा माध्यम होता है। ना कि हंसी मजाक या फिर मैं श्रृंगार भी कम लिखती हूँ। मैं सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए रचनाएं लिखती हूँ। तो मेरा दृष्टिकोण यही है कि मंच को नोक झोंक या फिर हंसी मजाक की चीज़ें जो आ गई हैं वही उसे भद्दी बना रही हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ। जाते जाते प्रतिभा जी, हम आपके ही एक मुक्तक को मैं कोट करना चाहूँगा। आप एक जगह लिखती हैं, एक अरसे से इस दिल ने जो ख्वाब सवारा है, कुदरत ने उस लम्हे को फिर आज उतारा है। नेमत बनकर आई खुशियाँ हैं जो जीवन में, कदम तरक्की चूमेगी गर साथ तुम्हारा है। हमको लगता है इस मुक्तक को आपने अपने पति देव को समर्पित किया है, तो क्या उनका रिएक्शन था इसको सुन के? जी, ये
मेरे साथी को ही समर्पित था। और ये सब रचनाएं जब वो सुनते हैं या फिर मेरी इस रचना को जब सुने तो बस वही रहता है कि मतलब मेरे लिए उनका उत्साह बढ़ जाता है और मुझे आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल प्रेरित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। हम चाहेंगे एक बार आपका नाम भी जिक्र करें, क्योंकि इस प्रतिभा के निर्माण के पीछे कहीं न कहीं एक बड़ा-सा, जैसे कि बिल्डिंग तो सबको दिखती है, लेकिन उसके नीचे जो नींव की जो ईंट है, यदि वह हौसला नहीं आपका बढ़ाते, तो कहीं न कहीं सैकड़ों, हज़ारों महिलाओं की तरह यह भी प्रतिभा कहीं छुप के रह जाती। अगर महिलाएं हमारे इस बातचीत को देख रही हों तो कम से कम वो अपने पति को यह इंटरव्यू दिखा सकें कि देखिए प्रतिभा जी के पति देव उनकी रचनात्मकता में उनका सहयोग कर रहे हैं, और अगर आप भरोसा और विश्वास कायम करते हैं तो महिला अपने हिस्से की प्रसिद्धि पा ही लेती है। तो बताएं। जी, इस मेरे यहाँ तक आने के पीछे मेरे मायके, मेरे ससुराल और जब मैं आगे बढ़ी यहाँ तक, तो जब मैं पुस्तक, जहाँ तक पुस्तक की बात आई, पुस्तक छपने की या फिर मंचों पर जाने की, तो फिर वो जब मैं यहाँ तक आ चुकी थी तो वो खुद मुझे अब पीछे नहीं हटने देना चाहते थे और उन्होंने कदम दर कदम मुझे आगे बढ़ने के लिए हौसला दिया। और आज भी वो जब भी मुझे ज़रूरत होती है कि मुझे कहाँ जाना है और किस काम के लिए जाना है तो बस तैयार रहते हैं। क्या करते हैं पति जी आपके? मेरे यहाँ बिजनेस है, एजेंसियाँ हैं जो चलती रहती हैं। अच्छा, यानी वो आप पूरी तरीके से एक व्यापारी हैं, लेकिन इसके बावजूद साहित्य की आपकी सेवा में, आपकी साहित्य की साधना में पूरी तरीके से लगे रहते हैं। बच्चों का क्या रिएक्शन होता है कि अरे मम्मी मेरी कवित्री हैं, उनके टीचर, या क्या कभी ऐसा स्कूल से कभी फ़ोन आए कि अरे आपका बच्चा तो, भाई उन्हें जब ये पता हो कि इनकी मम्मी तो खुद किताब लिखती हैं तो कुछ अलग एक वेटेज मिलता होगा जब आप स्कूल वगैरह पे जाती होंगी, तो क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। खजनी में सभी विद्यालयों में मेरा जाना होता है, चाहे वो कोई भी विशेष कार्यक्रम हो, मुझे आमंत्रण आता है और मैं जाती हूँ। और बच्चों के लिए भी बच्चे भी अब खुद मेरी रचनाओं को गुनगुनाते हैं। तो कुछ तो रचनाएं कंठस्थ हो जाती हैं तो मुझे तो चिल्ला चिल्ला करके सुनाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बातचीत रही प्रतिभा जी। और यदि आप जाते जाते हमारे दर्शकों को अगर आप कोई एक अपनी कविता या मुक्तक सुनाना चाहें, और उसके बाद हम आपसे एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे कि एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जो कि हमारे कार्यक्रम का मोटो है। तो आप जाते जाते पहले आप एक रचना सुना दीजिए, उसके बाद से आप इस बात को बताएं कि एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। पहले तो मैं रचना रखती हूँ, एक घनाक्षरी है कि वह मनस्यता को देख चकित है रावण भी, देश दशा कैसी चहु और यहाँ छाई है। अब वह मनस्यता को देख चकित है रावण भी, देश दशा कैसी चहु और यहाँ छाई है। राम का ही वेश धर जग में विचर रहे, राम का ही वेश धर जग में विचर रहे, जाने कितने ही आतताई हैं। देख पर नारी को ही मोहित सभी का मन, देख पर नारी को है मोहित सभी का मन, भाई नहीं तनिक भी अपनी लुगाई है। रीति नीति संस्कृति भूला करके सब ने ही, रीति नीति संस्कृति भूला करके सब ने ही खुद की ही गरिमा को ठेस पहुँचाई है। रीति नीति संस्कृति भूला करके सब ने ही खुद की ही गरिमा को ठेस पहुँचाई है। मैं यही समाज के लिए संदेश भी देना चाहती हूँ कि व्यक्ति को बिल्कुल सोशल होना चाहिए और हमें झूठ का सहारा तो कतई नहीं लेना चाहिए, हमको सच का सहारा लेना चाहिए। प्रतिभा जी, आप जनसंवाद कार्यक्रम में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं
जनमुद्दा टीम को पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अजय जी, आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत। मित्रों, यह थी हमारे साथ संवेदना से संवाद नामक काव्य पुस्तक की रचनाकार प्रतिभा गुप्ता जी। आपने इनके रचनाओं पर आधारित इनकी भावनाओं को जाना, इनके विचारों को समझा। इसके बाद यदि आपको समझ में आए कि इनकी पुस्तक को आपको पढ़ना चाहिए, तो पुस्तक का जो लिंक होगा वह हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देंगे। आप वहाँ से इस पुस्तक के बारे में तहकीकात कर लीजिएगा। हमने जितनी भी बातचीत की, पूरी बातचीत हमारी इनके व्यक्तित्व के साथ साथ इनके पुस्तक के ही इर्द गिर्द रही। आप इस बातचीत को सुनकर अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह प्रयास सार्थक लगे तो अपने मित्रों तक भी ज़रूर साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए संवाद कार्यक्रम।